चीन के साथ मिलकर के आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। डोकलाम में चीन कब्जा करके बैठ चुका है, पूर्वी लद्दाख में कब्जा करके बैठ चुका है। भारत का भूगोल खत्म हो गया, भारत का भूगोल बदल चुका है, भारत का संविधान खतरे में है। इस मोदी सरकार से पूछिए जो 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल बिकवा रही है, डीजल बिकवा रही है, गैस सिलेंडर बिकवा रही है, सरसों का तेल बिकवा रही है, देश की जनता को लुटवा रही है। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को पैरों के तले रौंदने वाले आरएसएस के लोग देशद्रोही से कम नहीं हो सकते हैं। एक साफ साफ कहा आरएसएस को, संघ परिवार को कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो भारत के 95% आबादी को दरिद्र, गरीब और भिखारी बनाना पड़ेगा। तो आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए और कल्पना कीजिए, क्या सच में हमारे देश के किसान, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, दलित, भिखारी के पास काला धन था? ये देश के किसान मजदूरों की मेहनत की कमाई को भी मेहनत की कमाई नहीं मानते, उसे भी काला धन मानते हैं। कि अथाह भंडारण करके और देश के उपभोक्ताओं को लूटने का षड्यंत्र करने जा रही है। तिरंगा को नहीं मानती है, किसान को किसान नहीं मानती है, हमारे देश के संविधान को नहीं मानती है। सीमा पर जवान जिसके लिए, जिस जगह भूभाग के लिए कुर्बानी दे, बलिदान दे, उसे जमीन को अपना नहीं मानती है। एक भारतीय की जासूसी के लिए 55 हजार डॉलर का खर्चा आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपको संघ की चतुर चाल से सजग कराना चाहता हूं और मैं इसके नकली राष्ट्रभक्ति की पोल खोल करने जा रहा हूं और संघ से कुछ अहम सवाल संघ के समक्ष उठाने जा रहा हूं और अंधभक्तों की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाने जा रहा हूं। हरियाणा में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है संघ परिवार की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो संघ परिवार जिस संघ के मुख्यालय नागपुर पे 26 जनवरी 2001 को बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप छल्लानी ने तिरंगा फहराया था, तब आरएसएस ने बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप छल्लानी के खिलाफ धारा 143, धारा 148, 323, 448, 504, 506 बा और 149 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया। तिरंगा फहराने के अपराध में उन्हें जेल जाना पड़ा। 2013 में आर लोहिया प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश ने उन्हें सबूतों के अभाव पर बरी किया। अब आप सोचिए कि संघ के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वालों पर आपराधिक मुकदमा जेल भी दर्ज करवाकर जेल भिजवाने वाले संघ के लोग तिरंगा प्रेमी हो सकते हैं कि तिरंगा द्रोही? मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं संघ के लोगों से। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद इसी आरएसएस के लोगों ने हमारे राष्ट्र ध्वज को पैरों के तले रौंदा था। तब इनको दूसरा तिरंगा प्रेम नहीं था। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को पैरों के तले रौंदने वाले आरएसएस के लोग देशद्रोही से कम नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का इतना बड़ा अपमान पूरे विश्व में संसार का एकमात्र संगठन होगा जिसके मुख्यालय पर राष्ट्र ध्वज फहराने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया। पूरे संसार में ऐसा देशद्रोही पहला संगठन होगा जिसने अपने राष्ट्र ध्वज को पैरों तले रौंदा होगा। और मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, 2002 से पहले आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया। तो एक अहम सवाल, क्या हमारे देश में 2002 तक तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था या आरएसएस 2002 तक राष्ट्र प्रेमी नहीं था? तो दोस्तों, हमारा देश आप सब लोग जानते हैं, अंधभक्तों आप भी जानते हैं कि तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज देश की आजादी की जंग से के समय से मान्यता दी गई थी और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में था और है और रहेगा। लेकिन संघ की चतुराई देखिए, 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद वही संघ जो देश में अंग्रेजों के लिए
कंपनी सरकार की जासूसी के लिए हित में जासूसी कर रहा था, जैसे आज कंपनियों के लिए देश में पेगासस इजरायली हथियार से जासूसी कर रहा है। मामला इतना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर इसकी तह तक जाएं, हम और आप सब लोग, तो हमें एक बात याद करनी पड़ेगी। मैं खास करके किसानों से अपील करता हूं, हरियाणा के किसानों से, बड़ी चतुराई के साथ में तिरंगा को अपने पैरों के तले रौंदने वाले, इनके आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वालों को जेल भिजवाने वाले, और जब तिरंगा तय हो रहा था तब उसके खिलाफ विरोध जताने वाले, और देश की आजादी की जंग में कंपनी सरकार के हित में जासूसी करने वाले आरएसएस के लोग बड़ी चतुराई के साथ में तिरंगा लेकर के हमारे किसानों के साथ टकराने का मंसूबा लेके चल रहे हैं। इनकी चतुराई देखिए आप। आज 33 रुपए लीटर का पेट्रोल 110 रुपए लीटर बिक रहा है, डीजल 100 रुपए बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 3 गुना महंगी दाम पर बिक रहा है। तो इनका मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहता है इसके लिए 1947 में 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी की जंग में जेल रहने वाले, जिनका पूरा कुनबा जेल में रहा, उनके भाषण से आज मोदी सरकार 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल और डीजल बिकवा रही है। अब आप कल्पना कीजिए, 1947 में भाषण देते हैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्र के प्रधानमंत्री, पहले आजादी के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 2021 में संघ परिवार देश की आजादी के जंग में गोरों के जासूसी के हित में जासूसी करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले, तिरंगा को रौंदने वाले, तिरंगा का अपमान करने वालों की सरकार बनती है। हर वो कहते हैं ये महंगा इसलिए है क्योंकि उस समय नेहरू जी ने भाषण दिया था। तो आप समझ लीजिएगा तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं। 1947 में भाषण दिया, 72 वर्ष पहले, तो नेहरू जी के भाषण की इतनी छाप इन पर पड़ी है कि 3 गुना महंगा पेट्रोल डीजल और वो बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है इस कोरोना काल में ये ऐसे लूटपाट मचा रहे हो। मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं, ये राष्ट्र के तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं, ये देश के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो हालात हमारे देश के अंदर है मेरे दोस्तों, इनका एक गुरु था गोलवलकर, उन्होंने साफ साफ कहा आरएसएस को, संघ परिवार को, कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो भारत के 95% आबादी को दरिद्र, गरीब और भिखारी बनाना पड़ेगा। और ठीक उसी की रणनीति है। न केवल तिरंगे का अपमान करते हैं, न केवल देश के संविधान के अनदेखी करते हैं, न केवल देश की आजादी के नायक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करते हैं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं 2016 में नोटबंदी के समय कतार पे लगने वाला न टाटा था, न बिरला था, न अदानी था, न अंबानी था, हमारे देश के मजदूर, किसान, आदिवासी। और वो अपने 1000, 2000, 5000, 10,000 को लेकर के उनको बचाने के लिए कतार में लगे, जिनमें 200 से ज्यादा की जान चली गई थी। ये हमारे देश के मेहनतकश तबके की कमाई को भी कमाई नहीं मानते, उसे काला धन मानते हैं। ईमानदारी से अंधभक्तों, आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए और कल्पना कीजिए, क्या सच में हमारे देश के किसान, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, दलित, भिखारी के पास काला धन था, या काला धन उनके पास है जिनके पास देश की आधी आबादी के बराबर 9 घराना में संपत्ति पहुंचा चुका है मोदी घराना, संघ परिवार। ये देश के किसान मजदूरों की मेहनत की कमाई को भी मेहनत की कमाई नहीं मानते, उसे भी काला धन मानते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश के जवानों ने गलवान घाटी में जिस भूभाग के लिए जान दे दी, कुर्बानी दे दी, 20 जवानों की लाशें जहां जिस जमीन से उठ करके आए, उस जमीन को, उस भूभाग को ये अपना नहीं मानते हैं। ये हमारे देश का संवैधानिक नक्शे का अपमान करने वाली सरकार है। हमारे देश के मेहनतकश तबके की खून पसीने की कमाई को काला धन बताने वाली सरकार है। हमारे देश के किसानों के लिए 3 काले कानून, एक हमारे देश की जो एमएसपी के तहत खरीद के लिए वैधानिक, और मैं कहता हूं कि सबसे बड़े केंद्र है, मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और मंडियों की जमीन को अपने चहेतों को बेचने का षड्यंत्र करना चाहती है।
ताकि हमारे देश के न किसानों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के खरीद के केंद्र ही समाप्त कर दिए जाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, हमारे देश में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को अनुबंध के आधार पर ठेकेदारी की व्यवस्था के तहत कंपनियों का बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। और तीसरा, किसानों की खरीद के उपज को सस्ते दाम पर खरीद करके अथाह भंडारण करके और देश के उपभोक्ताओं को लूटने का षड्यंत्र करने जा रही है। और 3 काले कानूनों को वापसी कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली के चारों तरफ सीमाओं पर डटे और संसद की चौखट पर मानसून सत्र में किसान संसद का आयोजन करने वालों को किसान नहीं मानती है, तिरंगा को नहीं मानती है, किसान को किसान नहीं मानती है, हमारे देश के संविधान को नहीं मानती है, सीमा पर जवान जिसके लिए जिस जगह भूभाग के लिए कुर्बानी दे बलिदान दे उसे जमीन को अपना नहीं मानती है। कोरोना महामारी में 50 लाख लोगों की जान चली गई, ये 50 लाख लोगों की मौत नहीं मानती है। और आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन के बगैर जान गंवाने वालों की मौत को यह मौत नहीं मानती है। संसद के अंदर कहती है कि एक भी आदमी के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। आपने और हमने सब देखा, इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, किस तरीके से लाखों लोग परिजन अपने अपने मरीजों के लिए खाली गैस सिलेंडर को लेते इधर से उधर भटक रहे थे। हमारे देश में कानून है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत महामारी में जान गंवाने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देना। यह हमारे देश में संवैधानिक तरीके से बने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का सम्मान नहीं करती। हमारे देश में बने कानून का भी यह सम्मान नहीं करते। हमारे देश के अंदर आजादी के 66 वर्ष के बाद बने भूमि अधिग्रहण के लिए, जो पुनर्वास के लिए, उचित मुआवजे के लिए, पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए जो कानून बना 2013 में, उसकी धारा 24(2) के तहत बड़ा साफ प्रावधान है कि यदि किसान की जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया तो 5 साल के अंदर अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। और यदि किसान की जमीन का मुआवजा दे दिया गया है लेकिन भौतिक तौर पर कब्जा नहीं लिया गया 5 साल के अंदर, तो जमीन का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। आजादी के 66 वर्ष बाद, देश की आजादी के बाद बने 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण के कानून को यह सरकार कानून नहीं मानती है। जब पहली बार मई 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, मोदी ने 26 मई को शपथ ग्रहण किया था। 28 मई को तब पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को पत्रकार ने पूछा कि 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून का आपकी सरकार क्या करेगी। और तब उन्होंने बोला था, गोपीनाथ मुंडे जी ने, उनकी आत्मा सुन रही होगी, उन्होंने कहा हमारी सरकार तत्काल इसका क्रियान्वयन करेगी। और क्रियान्वयन करने के बाद कहने पर, मैं मई की बात कर रहा हूं, 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा और गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हो जाता है। क्योंकि 2013 में बने कानून को खत्म करने के लिए मोदी गिरोह को कंपनियों के एजेंट के रूप में स्थापित किया गया था। तो आजादी के 66 वर्ष बाद बने कानून को, भूमि अधिग्रहण के लिए, पुनर्वास के लिए, उचित मुआवजे के लिए बने कानून को यह सरकार कानून नहीं मानती है। तो अब आपको सोचना चाहिए, जो संविधान का सम्मान नहीं करते, तिरंगे का सम्मान नहीं करते, किसान को किसान नहीं मानते, सीमा पर जवान शहादत दे उस भूभाग को अपना नहीं मानते, आजादी के 66 वर्ष बाद बने कानून को कानून नहीं मानते, 2005 में बने आपदा प्रबंधन कानून की धारा 12 का सम्मान नहीं करते हैं और ये जासूसी कराते हैं। पहले आजादी की जंग में संघ परिवार गौरव के हित में जासूसी करता था, अब इन्होंने जासूसी कराई है इजरायली हथियार से, पेगासस एनएसओ कंपनी का, और जासूसी कराई 3000 भारतीयों की। एक एक भारतीय की जासूसी के लिए 55 हजार डॉलर का खर्चा आता है। इस मोदी सरकार से पूछिए, जो 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल बिकवा रही है, डीजल बिकवा रही है, गैस सिलेंडर बिकवा रही है, सरसों का तेल बिकवा रही है, देश की जनता को लुटवा रही है। और यह सरकार, हमारे देश के अंदर 23 करोड़ लोगों की आमदनी आधी से कम रह गई, यह कम नहीं मानती है। हमारे देश की विकास दर को रसातल में पहुंचाई गई, यह सरकार नहीं मानती है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि पेगासस जो इजरायली हथियार है उससे कराई गई जासूसी की जांच होनी है और चर्चा होनी चाहिए। यह मोदी सरकार संसद का अपमान कर रही है, संसद में चर्चा नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, देखना और रोचक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को भी
फैसले अपने पक्ष में कराने के लिए इजरायली हथियार से जासूसी कराई गई। चुनाव आयोग ने जो मुकदमा बनाया था आम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, उन मुकदमों को खारिज कराने के लिए चुनाव आयुक्त की जासूसी कराई गई। जो रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से देश के साथ गद्दारी करने वाले, चीन के साथ वफादारी करने वाले मोदी सरकार को विदा करेगी देश की जनता, तो विपक्ष की रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जासूसी कराई गई। कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी की जासूसी कराई गई। जो पत्रकार देश में इसकी पोल खोल कर रहे हैं मोदी सरकार की, उनकी जासूसी कराई गई। अब आप समझ लीजिएगा सीबीआई के निदेशक की जासूसी कराई। हम सब लोग भी जो बोलते हैं, हम सब की भी, और जासूसी का भी बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे, ऑडियो सीधा इनके पास चला जाता है। जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे, सीधा इनके पास चला जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने गलत काम नहीं किया तो आप जासूसी क्यों डरते हैं? अरे जासूसी करके जो देश के सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विपक्ष के राजनेता, देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने वाले देश के गद्दारों को, जो तिरंगा को पैरों के नीचे रौंदने वाले संघ परिवार की सरकार को, जो हमारे देश में कोरोना महामारी से देश के 50 लाख लोगों की हत्या करवा दे और उनके आंकड़े भी पूरे न इकट्ठे करे, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के बगैर लोगों की हत्या करवा दे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा कि नरसंहार है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। और तब ऑक्सीजन से एक भी मौत ऑक्सीजन से हुई लाखों की मौतों को छिपाया जाए, आपदा प्रबंधन की धारा 12 का अपमान करके एक एक कोरोना में जान गंवाने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के लाभ से वंचित रखा जाए। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की रणनीति होती है। उस रणनीति में हर चाल के काट निकालने का तरीका, और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, यही नहीं, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी यह सरकार नहीं मानती है। और मैं जो लोग ये कहते हैं ये बहुत बड़ा शेर है, ये अखबार से, टेलीविजन से, विपक्ष से, किसानों से, चीन और पाकिस्तान से भयभीत होने वाला कायर शेर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आजादी के 72 वर्ष बाद पहली बार हुआ जो कश्मीर पाकिस्तान का कब्जाया हुआ है, वहां पर पाकिस्तान ने राज्य का दर्जा दे दिया और चुनाव करा दिए, और उस भूभाग को चीन के साथ मिलकर के आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। डोकलाम में चीन कब्जा करके बैठ चुका है, पूर्वी लद्दाख में कब्जा करके बैठ चुका है। भारत का भूगोल खत्म हो गया, भारत का भूगोल बदल चुका है, भारत का संविधान खतरे में है। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण देकर के गरीबों को बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं मेरे देश के तमाम नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, यूं तो हम ये कहते हैं जिसकी देश में जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी बड़ी चतुराई के साथ में हमारे देश के गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। हमारे देश में जनरल कोटा पहले 50 सीटों का था, अब 50 सीटों में मैं आप सब देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं, देश में गरीबों की आबादी 99% है। और नरेंद्र मोदी की सरकार एक कानून लेके आई जिसके परिवार की आमदनी 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए सालाना होगी, वो सब 10% आरक्षण तक सीमित हो जाएंगे। और जिनकी आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी वो सब 40% जनरल कोटे का लाभ उठाएंगे। अब मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, एक जनरल आरक्षित कोटे की बालिका दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई कि मुझे जनरल कोटे में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षित कोटे का उसे जनरल कोटे में स्थान नहीं मिलेगा। हमारे देश के अंदर जो संपन्न तबका है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने, मैं सीधे शब्दों में कहूं कि जनरल तबके के लिए 50 रोटी की व्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी ने उस जनरल तबके में से 99% तबके के हिस्से 10 रोटी कर दी है जिनकी आमदनी 8 लाख से नीचे है, और बाकी की 40 रोटियां भी धनवानों के हिस्से कर दिए हैं जिनकी संख्या आप समझिएगा 1% है, उनको 40 रोटियों की व्यवस्था कर दी है। इस चालाकी को भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को कंपनियों के नाम करने वाला, देश के शीश को, मैं फिर कहना चाहता हूं, लद्दाख को चीन के चरणों में समर्पित करने वाला, और
पाकिस्तान ऑक्युपाई जमीन को सौदेबाजी के तहत चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे को निकलवाने का षड्यंत्र करने वाला, कोरोना महामारी से देश में मरवाने वाला, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का धारा 12 का उल्लंघन करने वाला और तिरंगे का अपमान करने वाले संघ परिवार को उखाड़ फेंकने के लिए और 3 काले कानून जो किसानों के, जिसके लिए किसान डटे हुए, किसानों के समर्थन के लिए मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे साथ उठ खड़े हो आप। हमारे किसान डटे हुए, किसान संसद भी चल रही है और दिल्ली के चारों तरफ भी डेरा है। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता और देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने वाले ये तिरंगा और संविधान विरोधी, ये पिछड़े दलित आदिवासी विरोधी, ये गरीब विरोधी और ये कंपनियों की मुनीमों की सरकार बेदखल नहीं होती, हम सब लोग को तब तक एकजुट होना पड़ेगा देश और देश के संविधान और तिरंगे और देशवासियों के सम्मान और किसानों के सम्मान के लिए और जवानों के बलिदान को का सम्मान करने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।